नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एएसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। और यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा 27वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 26 लेक्चर को कवर कर चुके हैं, जो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। हम लोगों ने इससे पहले जो भारत की विशेषताएं हैं, संविधान की जो विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ा था 4। हम लोग देखा था टोटल कितने भाग थे। टोटल संविधान में 22 भाग है, और सब पार्ट के रूप में देखें तो संविधान में कितने 25 भाग आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्यतः कितने हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपको ज़्यादा ऑप्शन में अधिकांशतः देखने को मिलेंगे 22 भाग ही संविधान को देखने को मिलेंगे। कि संविधान के कितने भाग हैं, तो संविधान के 22 भाग है। अगर कभी भी 22-25 दोनों ऑप्शन में दिया रहे, 22 भी दिया रहे 25 भी दिया रहे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 22 होगा। और कभी हो सकता है कि 22 ना दिया हो तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 होगा। अगर दोनों दिया हो तो 22 संविधान के भाग, अगर नहीं दिया हो तो 25 होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा था कि कैसे संविधान के जो भाग है वो 25 माना गया है और कैसे 22 माना जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या कवर किया था, संविधान के 4 क, अर्थात हम लोगों ने देखा था भाग 1 से लेके 4 तक को हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, वहाँ पहले वाले में देखा था 4 तक देखा था, उसके बाद 4 क को देखा था, भाग 4 क को, जिसमें मूल्य कर्तव्य की बात की गई थी। ठीक, आज हम लोग 5वें भाग से देखते हैं कि क्या है संविधान के 5वें भाग में किस चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 5 संघ के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कितने से कितने हैं, अनुच्छेद 52 से 151। सवाल यह है कि क्या इतने अनुच्छेद को रटना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। टोटल हम लोगों के पास लगभग देखेंगे तो 400 के आसपास में अनुच्छेद है, जिसमें से अप्रोक्स आप देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 100 से लेकर अप्रोक्स 100 से 120 तक आपको रट के या याद करने हैं, या जैसे याद करें आपको रखने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके मेंस में भी काम आ सकते हैं और पीटी में भी काम आ सकते हैं। ठीक, वनडे टाइप के जो बच्चे हैं उनको तो याद ही रखने हैं, क्या है कि वो वन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि पूछेंगे कि संघ, जैसे सपोज करें पूछेंगे क्वेश्चन कि संघ जो है, संघ के बारे में भारत के संविधान के कौन से भाग में वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है भाग 5 में। या पूछेंगे 52 से लेकर 151 आर्टिकल किसके बारे में वर्णन करता है, तो वह संघ के बारे में वर्णन करता है। तो इस तरह आपको फैक्ट टू फैक्ट आपके वनडे टाइप के एग्जाम जो देते हैं, रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भाग 5। भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में वर्णन किया गया है कि आर्टिकल कितने से कितने हैं, आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। हम लोग इतने ही आर्टिकल कवर करेंगे जितने एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि 400 अप्रोक्स आर्टिकल होंगे, जिसमें से हमें कितने याद रखने हैं, 100 से 120 के आसपास में। और क्या करने हैं, इन आर्टिकल को अच्छी तरह से याद रखने हैं। और कौन कौन से आर्टिकल है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को याद रखने हैं, और एग्जाम में वो बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं भाग 5 के अंतर्गत संविधान के 52 से 78 तक, 52 से 151 तक हम लोगों ने देखा कि संघ के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको अध्याय में बांटा गया है। फिर ठीक, अध्याय 1 में क्या कर दिया गया है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 52 से 78। ये आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ याद आपको कौन सा रखना है, संघ। संघ के बारे में आर्टिकल कितने से कितने याद रखने हैं, आर्टिकल याद रखने हैं 52 से 151। आपको एक साधारण मोटा मोटी आपको इतने याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए
कार्यपालिका के अंतर्गत वो याद रखने हैं आपको कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, सब पहला है आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54, भारत का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 जो है किसके बारे में वर्णन करता है? आर्टिकल 54 या अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 54। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, अर्थात उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एक राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किस में मिलता है? आपको 58 में मिलता है, 58 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ जो संघ पढ़ना है इसमें संघ में हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ठीक, इन सब बारों के बारे में। फिर जस्टिस सिस्टम के बारे में थोड़ा देखना है उसमें, ठीक। उसके बाद जुडिशरी के बारे में भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखना है। ये सब चीज़ें जो है आपको संघ के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग 2 आर्टिकल देखा था, 54, 58। 54 में क्या देखा था? इलेक्शन देखा था हमने। और उसके बाद 58 में क्या देखा था? आर्टिकल 58 में क्या राष्ट्रपति के क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, वो दिया हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 61 ये आपको उन आर्टिकल को बताया जा रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसको सरसरी निगाह से और सारे भी आर्टिकल 1-2 देख सकते हैं, या एग्जाम में जब तैयारी करते रहें तो कोई भी आर्टिकल आपको लगे तो उसको नोट डाउन करते रहें, ठीक है ना। यहाँ वही आर्टिकल बताया जा रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। 61 देखते हैं राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, अर्थात उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ हमने क्या देखा? इलेक्शन के बारे में देख लिया कि इलेक्शन किस में बात करता है, उनका निर्वाचन कैसे होगा, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, और उन पर क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए। दूसरा देखा, तीसरा उनको हटाया कैसे जाएगा। तो 61 में हमने देखा आर्टिकल 61 में क्या बात करता है, उनको हटाया कैसे जाएगा। उनको हटाने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो महाअभियोग का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक। 64 में देखें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अर्थात उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो किसमें वर्णन किया गया? ये बताया गया आर्टिकल 64 बताता है कि राष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है 66वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 वर्णन करता है। चलिए 72 देखते हैं। 72वां आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास काफ़ी पावर होते हैं, वो किसी को भी चाहें तो क्षमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब बारों में उनकी क्या कर सकते हैं? किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, ठीक, किसी की सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। इन सब की जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति के बारे में, इसके बारे में वर्णन आपको कहाँ मिलता है? वो 72 में मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हम जब आगे बढ़ेंगे, जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो राज्य में देखेंगे कि गवर्नर को भी पावर दिया गया है क्षमा करने की, और उसमें भी देखेंगे कि कौन कौन से पावर गवर्नर को दिया गया है। जब आने वाले चैप्टर में हम लोग राष्ट्रपति गवर्नर पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पावर है, कौन कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की पावर है और कौन कौन सी गवर्नर की पावर है कि वह क्षमा कर सकते हैं या किसी को मृत्युदंड की जो सजा है उसको कम कर सकते हैं। ये सब दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। तो हमने क्या देखा? 72 में है राष्ट्रपति को पावर दिया गया है क्या करने की? क्षमा करने की, दंड को कम करने की, ठीक। ये सब चीज़ों को किसमें है? आर्टिकल 72 में है, ठीक। अब आते हैं 72 उसको 74 में, 74 आर्टिकल 74 में है। ये सब ऐसे आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसी को यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक। 74वां आर्टिकल देखते हैं 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अर्थात सेंट्रल लेवल पर जो मिनिस्टर होते हैं वह जो है ना राष्ट्रपति को कभी सलाह देना हो या सलाह और सहायता देना हो तो वो अपना सजेशन, अपना सुझाव देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। तो ये किस में वर्णित है? 74 में, ठीक। मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सलाह सजेशन देना जब राष्ट्रपति उनसे मांगे तो, ठीक। या ऐसे बीच में जब भी इंक्वायरी करें तो वो उनको लेने का अधिकार है उनको, राष्ट्रपति को, ठीक। चलिए 75वां में देखते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अर्थात
75वें आर्टिकल में क्या किया गया है, 75वें जो अनुच्छेद है उसमें वर्णन क्या किया गया है, मंत्रियों के वेतन, शपथ, योग्यता, कार्यकाल, नियुक्ति, अर्थात मंत्री से रिलेटेड उनको कैसे नियुक्ति होगी, कौन सा वेतन होगा, कितनी योग्यता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा 75 में मिलेगा। ठीक, 74 में हम लोग क्या देखा था, 74 में राष्ट्रपति को सलाह और सजेशन देने का जो अधिकार है वो किस में दिया गया, आर्टिकल 74 में। इसको राष्ट्रपति को कौन देंगे, सेंट्रल जो मिनिस्टर होंगे ना उन लोगों को, उसमें पीएम भी आ जाएंगे। ठीक, पीएम उसका मिनिस्टरों का हेड होता है, तो पीएम भी आ जाएंगे। तो इन सारे जो है मंत्री जो पूरे परिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह सहायता देंगे जब भी उनको जरूरत पड़े। ठीक है, 75 में हमने देख लिया कार्यकाल, मंत्रियों के कार्यकाल, वेतन, योग्यता, ये इतनी सारी है, ये सब के बारे में आपको कहाँ से मिलेगा वर्णन, ये मिलता है 75वें आर्टिकल में, इन सब चीज़ों के बारे में प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 में ये इनका काम क्या है, इनका लॉ से रिलेटेड काम है, कानून से रिलेटेड काम है, ये सरकार की तरफ से रहते हैं और सरकार को क्या करते हैं, कैसे कानून बनना चाहिए, क्या चीज़ होनी, सब चीज़ों को लेकर उनके लीगल प्रोसेस को जो है, संसद के लीगल प्रोसेस को कौन हैंडल करता है, वह महान्यायवादी के अंतर्गत हैंडल किया जाता है, वो हैंडल करते हैं उसको। ठीक, ये सब पढ़ेंगे, पर्टिकुलर हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे महान्यायवादी तो उसमें देखेंगे कि इनका क्या क्या कार्यकाल है, इनकी क्या योग्यता है, ये कौन कौन सा काम कर सकते हैं, कौन कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ नहीं बैठ सकते हैं, क्या ज्वाइंट सेटिंग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विशेष डिटेल जो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। आपको पर्टिकुलर अभी याद रखना है कि 76 सीधे पूछेगा महान्यायवादी या 76 आर्टिकल किससे संबंधित है, जो वन डे टाइप के एग्जाम दीजिएगा तो आप, ठीक, तो आपको याद रखना है महान्यायवादी से संबंधित है। चलिए 76, 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अर्थात यहाँ प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया गया है कि वो राष्ट्रपति, क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, अर्थात प्रधानमंत्री जो है उनको क्या करते हैं, जानकारी बीच बीच में देते रहते हैं, किसको, राष्ट्रपति को, जब भी उनको जरूरत हो, या इनको देना पड़ता है उनके बारे जानकारी कि कैसे संसद चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या क्या है, सारे प्लान उनके उनके बारे में जानकारी जो है राष्ट्रपति को देने का जो बात की गई है वो किस में की गई है, आर्टिकल 78 में जो की गई है वो है। तो आपसे 78 में पूछ सकता है कि उसके बारे में 78 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो वह प्रधानमंत्री को या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राष्ट्रपति को सजेशन देना, सलाह देना, प्लान के बारे में बताना कि कैसे सब वर्क कर रहा है, उन सब चीज़ों को उनको बार बार में अवगत कराते रहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अध्याय 2 में देखते हैं संसद। ठीक, अध्याय 1 में देखें कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग क्या देखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। ठीक, इन सब चीज़ों को देखा। अब हम लोग आते हैं संसद के रूप में, संसद देखते हैं। अध्याय 2 में संसद की बात किया गया। ये सारे जो हम लोग देख रहे हैं ये बात कर रहे हैं संघ के अंतर्गत, जो हमने पूरा आर्टिकल देखा था वहाँ से 52 से लेकर जो देख रहे हैं पूरा, वो सब आर्टिकल जो देख रहे हैं वो सब उसी के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 79 में है संसद का गठन, 80 में है राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, अर्थात कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर नहीं होने चाहिए, इन सब चीज़ों को देखा। यहाँ देखिए संसद का गठन, ठीक, एक तो संसद का गठन, एक है राज्यसभा की संरचना। संरचना मतलब कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, कौन कौन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस सब चीज़ों के बारे में आपको जो है देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 80 में मिलेगा। राज्यसभा के बारे में, लोकसभा की संरचना के बारे में कहाँ मिलेगा, 81 में मिलेगा। ठीक है ना। चलिए संसद का गठन कैसे होगा वो आपको 79 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं 89 में देखें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उसी तरह जब स्टेट लेवल पे आइएगा तो स्टेट में भी सभापति और उपसभापति देखने को मिलता है। तो उनके बारे में भी, पावर के बारे में जानना है कि उनको कैसे, क्या पावर है, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक, कैसे उनको हटाया जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब हम लोग आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रत्येक पे एक एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। सभापति पे हम लोग देखेंगे, सभापति उपसभापति पे देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति क्या पावर है उसको देखेंगे। लोकसभा के भी देखेंगे, लोकसभा के सभापति उपसभापति के बारे में क्या पावर है उनके बारे में, वो सभी हम लोग आगे देखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ रखना है 89 में क्या है, 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए 90 में देखते हैं। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इन सब बारे में जो किसमें वर्णन है, 90 में वर्णन है, 90 में आप देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। उसी तरह हमने राज्यसभा के बारे में देखा था। अब लोकसभा में, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक,
उसके बारे में हम लोग किसमें है 93 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 93 में 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। सेम प्रोसेस सेम देखिए, जैसे राज्यसभा में हम लोग सभापति उपसभापति के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है किस में वर्णन है 93 में है। 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग पद देना, पद से हटाया जाना। इनके बारे में ये दोनों भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे पद त्याग करेंगे, तो त्याग पद किसको देंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 94 में लोकसभा और सभापति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, 94 भी है, उनके पद के बारे में, वेतन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, पद से हटाया जाना, इन सब चीज़ों के बारे में 94 में वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98 में संसद का सचिवालय, आगे देखते हैं। 108 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें संयुक्त बैठक की बात की गई है। सदनों की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात, अर्थात ज्वाइंट सिटिंग। कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर मतभेद हो जाता है, वो बिल क्या हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर समय के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को बुलाते हैं, एक ज्वाइंट सिटिंग होती है। तो उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, वो आर्टिकल 108 में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, दोनों सदनों के लोग वहाँ बैठेंगे, उसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग में क्या प्रोसेस चलेगा, इन सब चीज़ों का वर्णन जो आपको कहाँ मिलेगा, वो 108 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 108 आर्टिकल, आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए 109, 110, 111 ये काफ़ी भी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष उपपत्र। ठीक, धन विधेयकों 110 धन विधेयकों की परिभाषा, 111 विधेयकों पर अनुमति। ठीक ठीक, कोई भी लॉ बनेगा तो उस पर अनुमति कैसी होगी, ये सब चीज़ों के बारे में वर्णन आपको मिलेगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है 108 ज्वाइंट सिटिंग, 9 धन विधेयक के बारे में बात करता है, 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है, क्या परिभाषा होनी चाहिए, धन विधेयक किसे कहेंगे, धन विधेयक वो बताता है। ठीक, 111 विधेयक अर्थात कोई अन्य विधेयक जो बनेंगे उसमें अनुमति कैसे ली जाएगी, लोकसभा जब में बिल जब पेश किया जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, तो अनुमति का क्या प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मिलेगा। तो 8 से 11 हमने देखा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 112 आर्टिकल जो है वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात वित्तीय विवरण की जो है बात जो करता है, वो कौन सी बात किस आर्टिकल में है, वह 112 में बात करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 114 आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुदान भी देखेंगे कि कितने तरह के अनुदान होते हैं। ठीक है ना, उन सब अनुदान के बारे में भी हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर में तो पढ़ते जाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, आर्टिकल आपको याद करते जाना है। सिर्फ विनियोग विधेयक 114 में बात करता है, आर्टिकल 114 किसका वर्णन करता है, विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान अर्थात अनुदान के, आप सीधे याद रखिए 115 जो है संघ लेवल पे जो है ना, सेंट्रल लेवल पे अनुदान की बात करता है। ठीक, चलिए संसद में 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अर्थात संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसका वर्णन जो आपको देखने मिलता है वो किस में मिलता है, वो मिलता है 120 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्याय 3 अध्याय 2 तक हम लोग देख लिया। पहला देखा कार्यपालिका, दूसरा संसद। अध्याय 3 में देखते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को आपको बताएं काफ़ी पावर दिया गया है, ठीक ना, हर तरह के पावर दिया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री पावर भी दिया गया है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों में एक यहाँ देखा हुआ कि विधायी शक्तियाँ उनकी क्या है। ठीक है ना, कानून बनाने की शक्ति क्या है। तो 133 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखने। इन सारे आर्टिकल पढ़े थे, उसमें से वन ऑफ एक जो है आपका ये जो 123 आर्टिकल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 123 अनुच्छेद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अध्यादेश अर्थात जब भी लोकसभा या राज्यसभा या दोनों साथ में ना हो तो क्या होगा, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उस समय वो अध्यादेश जारी करेंगे, यानी कि एक लॉ बनाएंगे, एक नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे वो। ठीक, जो बाद में जब फिर लोकसभा राज्यसभा बैठेंगे तो उस पर क्या होगा, अपनी अनुमति देंगे, कितने दिनों में अनुमति दिया जाएगा, नहीं देने पर क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि क्या है उनकी पावर। तो यहाँ विधायी शक्ति में क्या है, उनको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, आपको सिर्फ याद यहाँ रखना है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को, आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 123 में है। ठीक, अब आइए संघ की न्यायपालिका अर्थात ये बात कर रहा है जुडिशरी यानी सेंट्रल लेवल पे जो अर्थात मान ले आप कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो अध्याय 4 में ही देखें तो संघ की न्यायपालिका की बात कर रहा है। तो आप यूँ समझिए कि संघ में क्या क्या आ गया, यहाँ पे हमने देखा महान्यायवादी भी आ गया,
ठीक है ना। उसके बाद कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद सेंट्रल लेवल पर जुडिशरी आ गया पूरा ऊपर देखें तो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, ये सब सारे इनका गठन कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मिलता है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय, उसी तरह जब हम नेक्स्ट जब देखेंगे पार्ट 6 में देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे राज्य के बारे में देखेंगे, राज्य के बाद मिनिस्टर के देखेंगे जो स्टेट लेवल पे होते हैं, सीएम के बारे में, गवर्नर, उनके बाद स्टेट लेवल पे जो हाई कोर्ट होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में पार्ट 6 में वर्णन किया गया। पर्टिकुलर आर्टिकल देखेंगे उसको, तो 124वें आर्टिकल किससे संबंधित है यहाँ, तो 124वें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी 143 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति, अर्थात कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई बिल होता है, कोई लॉ नियम होते हैं, कोई कानून बनाने होते हैं, कुछ चीज़ उनको करना होता है, कोई प्लान एग्जीक्यूट करना रहता है, तो कभी कभी वो क्या होता है कि खुद जब उन्हें नहीं समझ में आता हो तो राष्ट्रपति से भी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आर्टिकल, किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति, 143 का प्रयोग करके, आर्टिकल 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति, अर्थात वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगेंगे राष्ट्रपति, जब कोई कुछ करना है जो समझ में नहीं आ रहा है उनको, ठीक, तो वो क्या करेंगे उच्चतम न्यायालय से क्या करेंगे, परामर्श मांगेंगे, सजेशन मांगेंगे, सजेशन देना, ठीक, देना नहीं देना, ठीक है ना, ये बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय चाहे तो सजेशन दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। उसी तरह राष्ट्रपति जो सजेशन मिलेगा वो सजेशन मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ये भी उन पर बाध्य नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है 143 राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। भारत का अध्याय 5, ठीक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अर्थात इनका काम होता है संसद में जितने भी जो अब देखेंगे फाइनेंशियल जो चीज़ सिस्टम होती है, कितने जो है संसद ने पारित किया पैसे, कितने एग्जीक्यूट हुए हैं, कहाँ कहाँ लगा, कितने पैसे बच गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में फाइनेंस का जो सिस्टम है पूरा जो है वो कौन हैंडल करता है, सेंट्रल लेवल पे वो हैंडल करते हैं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, CAG बोलते हैं। उसके बाद CAG जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, जितने भी संसद के जितने भी अति होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम और जो वर्क होता है, कोई भी स्कीम के लिए पैसे दिया गया, क्या वो स्कीम पे सही जगह लगे या नहीं लगे पैसे, इन सब चीज़ों का जो आपको देखें, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना, इसका जो रिपोर्ट देना संसद को, ये सब चीज़ें कौन करता है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का काम होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जब एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या क्या किन किन बातों पे अपना जो है क्या करते हैं, जो वो लती से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट दे सकते हैं, क्या उनके पावर है, कौन से फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। चलिए 148 बात देखते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, दोनों जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आपको सिर्फ 148 भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 148 तो याद रखना ही रखना है कि वह 148 जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, उसके बारे में बात करता है। अब इस तरह हम लोग पूरे सेंटर को देख लिए। सेंटर में क्या क्या देखा हमने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट देख लिया, ठीक है ना, महाधिवक्ता, ये शब्द हम लोगों ने देख लिया उसमें, ठीक। अब उसी तरह जब स्टेट लेवल पे आते हैं तो भाग 6 में हम लोग देखेंगे, ठीक, भाग 6 में हम लोग देखेंगे राज्य के बारे में, सेम चीज़ें। और यहाँ देखिए हम लोग अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में राज्य लेवल पे हम जब देखते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या देखा, संसद लेवल पे देखा, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, राज्य लेवल पे देखते हैं। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी और रिवीजन करने में काफ़ी आपको बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं राज्य वाला देखते हैं। भाग 5 में संघ के बारे में, पूरा संघ में देखा कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा था हमने, ठीक। अब आ गए भाग 6 में देखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे सेम, देखिए राष्ट्रपति की जगह गवर्नर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। उसी तरह संसद की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा। इसी तरह देखें वहाँ सुप्रीम कोर्ट था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हाई कोर्ट आ जाएगा। इस तरह एकदम चीज़ें देखें पर्टिकुलर हो जाएगा। वहाँ जो मिनिस्टर देखें, जो वहाँ मंत्रिपरिषद जो सेंट्रल लेवल पे थे, सेंट्रल मिनिस्टर जो वो PM क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को सजेशन देते थे, परामर्श देते थे। उसी तरह यहाँ देखें तो यहाँ देखेंगे ये क्या करेंगे, ये गवर्नर को सजेशन देंगे, यहाँ के मंत्री जो हैं विधान परिषद के, ठीक, सलाह देंगे, सजेशन देंगे, उनको रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि उनको रिपोर्ट देना, किसको, गवर्नर को। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आप देखेंगे
सेम है, लगभग आपको बहुत सारे सेम ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ हमको याद रखना है, आर्टिकल याद रखने हैं, खासकर जब स्टेट पीसीएस के एग्जाम का दे रहे हो, जब स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको उतना आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जब यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं, उत्तराखंड का दे रहे हैं, इन सब स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको अपने स्टेट का जो आर्टिकल है उसको अपने स्टेट के जो बारे में है जानना पड़ेगा, वहाँ पे काफ़ी थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा, तो उस समय आपको ये सब आर्टिकल रटने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे अध्याय 1 में कुछ साधारण सी बात है, वहाँ कुछ नहीं है। अध्याय 2 में कार्यपालिका, सेम हमने देखा था, अध्याय वहाँ पे 2 में तो क्या था, कार्यपालिका था, हमने देखा था वहाँ पे। चलिए अध्याय 2 में कार्यपालिका के बाद में यहाँ राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 153 इंपॉर्टेंट है। 153 राज्यों के राज्यपाल गवर्नर के बारे में, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उसके बारे में वर्णन है, ठीक है ना। उसी 155 आर्टिकल किसके, राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 157 सेम चीज, सेम आप देख रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल चेंज हो रहा है, लेकिन आप देखें तो सेम आप देखें वही है कि वहाँ भी नियुक्ति कैसे होगी, ठीक, उनको हटाया कैसे जाएगा, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, यही सब है। 155 में क्या है, राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, 155 आर्टिकल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, गवर्नर द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, अर्थात वह गवर्नर को कौन शपथ दिलाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको 159 में देखने को मिलेगा, ठीक है। 161 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 161 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अर्थात राज्यपाल को कौन सी शक्ति मिली है कि किसी की जो क्रिमिनल है उनकी शक्ति क्या करते हैं, उनको अपराध को कम करना या उनको क्या करते हैं, छूट देना, इन सब चीज़ों के बारे में इस गवर्नर जो आपको किस आर्टिकल के अंतर्गत गवर्नर को पावर मिला है, तो वह 161 के मिला हुआ है, अर्थात 161 आर्टिकल अनुच्छेद 161 अनुच्छेद या गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर किसी की के जो है क्या बोलते हैं, सज़ा को कम कर सकते हैं, ठीक, या उनको माफ़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है देखेंगे आगे। अभी याद रखना 161 में किसके बारे में वर्णन करता है, गवर्नर को शक्ति दिया गया है कि गवर्नर किसी की भी सज़ा को कम कर सकते हैं, ठीक। उसी 163 देखते हैं आर्टिकल, राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, सेम आप लोग ऊपर देखे थे संघ लेवल पे, उसी तरह सिर्फ आर्टिकल चेंज हो जा रहा है, प्रोसेस सेम रह रहा है। 163 आर्टिकल जो किससे बात करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अर्थात स्टेट लेवल पे जो मंत्री होंगे ना, मंत्रिपरिषद, मंत्री जो होंगे, मंत्री लोग मिनिस्टर होगा, जो मिनिस्टर होगा वो क्या करेंगे, किसको, राज्यपाल को सजा देंगे, परामर्श देंगे, किस आर्टिकल का प्रयोग करके, 163 के प्रयोग करके। 164 में, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, उनके वेतन के बारे में, शपथ, योग्यता, कार्यकाल, नियुक्ति का वर्णन किया गया है 164 में। आगे हम लोग देखते हैं, उसी तरह देखें स्टेट लेवल पे देखें तो महाधिवक्ता, ठीक है ना, 165 लेवल पे महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता है ये। हम लोग वहाँ क्या देखा था, महान्यायवादी देखा था, सेंट्रल लेवल पे जो संसद के सारे जो लीगल वर्क है उसको हैंडल करता है। उसी तरह यहाँ देखें राज्य का महाधिवक्ता है ना, जो राज्य के क्या होता है, राज्य के जितने भी लीगल सिस्टम है, जितने भी उनके कोई सरकार पे केस कर दिया है स्टेट लेवल पे, उन सबको हैंडल करना क्या काम है, या कोई लॉ बन रहा है तो उनको चेक करना है, केस किसका काम है, ये महाधिवक्ता उन सब चीज़ों पर सजेशन देते हैं, अपना परामर्श देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में है, महाधिवक्ता काम, ये 165 में, ये स्टेट लेवल पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 167, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। वहाँ हमने देखा था कि जिस तरह पीएम जो है राष्ट्रपति को अपना जो पीएम का क्या कर्तव्य है, राष्ट्रपति को देने के बाद अपना जो है क्या मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है जानकारी देने के बारे में, कि कैसे संसद वर्क कर रही है, जैसे हम लोग देखा था संघ में कि कैसे संसद वर्क कर रही है, वो सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए जो क्या था, प्रधानमंत्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी राष्ट्रपति को देने के लिए। सेम प्रोसेस आप देखें, वो आर्टिकल 167 में ये बात करता है कि राज्यपाल को जो है ना मुख्यमंत्री कैसे विधानसभा वर्क कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहना। तो यह आर्टिकल 167 का प्रयोग करके मुख्यमंत्री देते हैं। चलिए अध्याय 3 में देखते हैं, अध्याय 3 राज्यसभा का विधानमंडल, इसके अंतर्गत देखते हैं 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्यों के विधानमंडलों का गठन 168, 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन एवं सृजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 169, ठीक।
राज्यों में विधान परिषद, क्या है कि बहुत सारे स्टेट में जो है ना विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे में विधान परिषद नहीं है। जिस तरह हम वहाँ देखते हैं कि स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे देखते हैं कि राज्यसभा होती है, ठीक, वो तो पर्टिकुलर फिक्स है, असेंबली बोल सकते हैं, ठीक, फिक्स्ड है, वो एक गठन है, संरचना है, ठीक। उसी तरह देखें तो प्रत्येक राज्य में जो है ना विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो, ठीक। सिर्फ अब देखा जाए कुछ राज्यों, कुछ पुडुचेरी, ये सब चीज़ों को छोड़कर जो यूनियन टेरिटरी है उन सब चीज़ों में उनको देखा जाए, ठीक। यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो वहाँ छोड़कर, कुछ यूनियन टेरिटरी को छोड़कर वहाँ देखा जाए तो विधानसभा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन, अर्थात जिन जिन राज्यों में जो राज्य चाहते हैं कि विधान परिषदों का गठन करे तो उनके बारे में क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में जो वर्णन है 169 में मिलता है। आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। अप्रॉक्स 6 to 7 के आसपास में आप देखेंगे, इसको भी देखेंगे कि कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो कहने का अर्थ है कि मतलब पूरे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। अगर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक, या जिन राज्यों में विधान परिषद है अगर वो भंग करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो आर्टिकल दिया गया है वो सब है, क्या है, वो है 169 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, या 169 में विधान परिषदों के बारे में वर्णन किया गया। चलिए हमने 170 में देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको आर्टिकल और उसमें क्या है एक ओवरव्यू देखना है। आगे जब डिटेल में जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चलिए, संविधान सभाओं की संरचना और विधान परिषदों की संरचना, अर्थात विधानसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है ना, और विधान परिषदों में कितने मेंबर होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पहले 170 में विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, अर्थात सिंपल शब्दों में समझे तो विधानसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, इन सब चीज़ों के जो है 170 में, और 171 में विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषद में कितने मेंबर होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको 170 में होता है। ये सारे जो भी बात कर रहे हैं हम लोग सब स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, संघ का तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये रटने वाली चीज़ है, लेकिन रटना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अगर आप इसको याद कर लिए तो डायरेक्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यस नो में आंसर देना है, नंबर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, सही आपको आंसर आता है तो इसलिए थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है। 199 धन विधेयक की परिभाषा, वहाँ भी देखे थे, आपको आर्टिकल संघ लेवल में पढ़ रहे थे। 199 में धन विधेयक की परिभाषा, 200 में विधेयकों पर अनुमति, ठीक है ना, विधेयक यानी लॉ जो बनेंगे आज विधानसभा में उस पर कैसे अनुमति होगी, कितने लोगों की जरूरी है, कितने मिनिस्टर की ज़रूरत है, या कितने एमएलए की ज़रूरत है उसमें अनुमति देने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 200 में वर्णन किया गया है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा, जिससे सेंट्रल लेवल पे हम लोगों ने देखा था 110 के आसपास में, 110 आर्टिकल जो देखे थे, इन सब चीज़ों के बारे में देखा, 10, 11, 12, 13 जो देखे थे हमने, वहाँ भी जो धन विधेयक के रिलेटेड जो चीज़ें थी, ठीक, वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, सेम आप स्टेट लेवल पे देखें तो 199 किसकी बात है, धन विधेयक की परिभाषा, यहाँ भी स्टेट लेवल पे धन विधेयक की क्या परिभाषा है उसको दिया गया है। और आर्टिकल 200 में दिया गया है क्या, विधेयकों पर अनुमति, अर्थात एक सिंपल लॉ जो बनेगा, नियम कानून जो बनाएंगे, जो एमएलए जो मिलके बनाएंगे वो लोग, ठीक है, उसमें अनुमति कैसे लोगों की सहमति ली जाए। कोई भी लॉ पहले बनता है, ठीक, पहले बिल बनते हैं, बिल को पारित किया जाता है विधानसभा में, ठीक, और उस पर सहमति देते हैं, सारे एमएलए सहमति देंगे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स रहेगा कि इससे कम लोग सहमति देंगे तो वो बिल पारित नहीं होगा, ठीक, इसलिए एक पर्टिकुलर लिमिट फिक्स रहता है, उसके बाद उतने लोग से ज़्यादा देंगे तो वह बिल, तभी जाके वो बिल क्या होता है, पारित होता है, और उसके बाद तब गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर उसको साइन करेगा, तभी जाके वो एक्ट बनता है। सेम प्रोसेस आप देखेंगे तो आपको संसद लेवल पर ही होता है। पहले एक बिल, या तो लोकसभा बिल के अनुसार देखा जाता है कि कौन सा कैसा बिल है, उस बिल को पहले जैसा बिल है उस अनुसार, कुछ बिल ऐसे होते हैं कि लोकसभा में पारित भेज सकते हैं, राज्यसभा में भेज सकते हैं, कुछ बिल ऐसे हैं कि सिर्फ लोकसभा में ही पहले जाएंगे, उसके बाद तब राज्यसभा में जाएंगे, ऐसे होते हैं। जब वहाँ से पारित होगा तब उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति उसे साइन करेंगे, तब जाके वह एक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सेम आप देखें तो स्टेट लेवल पे भी होता है। चलिए, और उसके बाद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण हम लोगों ने संघ लेवल जो पढ़ रहे थे उसमें भी था, ठीक। अब आर्टिकल देखते हैं आगे, 213 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। सेम प्रोसेस हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह राष्ट्रपति को जब लोकसभा या राज्यसभा या दोनों जब क्या बोलते हैं सेशन में ना हो तो
राष्ट्रपति के पास पावर होता है, ठीक, कि क्या करे, अध्यादेश जारी करे। तो वो चाहें तो अध्यादेश जारी करते हैं या कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह स्टेट लेवल पे अगर विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा ना हो या विधान परिषद ना हो तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि गवर्नर जो है, इन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब इससे भी आपको याद रखना है कि गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। गवर्नर को स्टेट लेवल पे जो है, राष्ट्रपति को सेंट्रल लेवल पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल देखना, आर्टिकल याद रखना है सिर्फ, आर्टिकल 213 जो अध्यादेश किस लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे गवर्नर को पावर होती है अध्यादेश जारी करने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 226 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 226 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ रिट निकालने के, जिस तरह अध्यादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस कुछ रिट निकालने की उच्चतम उच्च न्यायालय की शक्ति। अब ये रिट देखिए क्या होता है, एक प्रकार का जो है अधिकार होता है, दिया गया है किसको, उच्चतम न्यायालय को। ये कब जारी किया जाता है, जब हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में फंडामेंटल राइट पढ़ा था, उसमें फंडामेंटल राइट देखे थे कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल किसका पास, आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी आदमी का, अगर इंडियन सिटीजन है, अगर किसी भी राइट, उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। अगर वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ना जाके वह स्टेट लेवल पे ही हाई कोर्ट में जाए तो उस समय जो उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो 226 का आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसके अंतर्गत वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जो है रिट जारी करेगी इसके बारे में, ठीक। इन सब चीज़ों को, रिट के बारे में भी हम लोग आगे विशेष रूप से पढ़ेंगे डिटेल में। ये सब जो आप जो देख रहे हैं पॉइंट, ये सब आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सबसे एग्जाम में आसपास में क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करता है। जिस तरह ऊपर में हमने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा था, संघ में जो पढ़ रहे थे, उसी तरह 233 जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है 233, ठीक है। जब तक आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तब तक आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर 233। बाकी जितने आर्टिकल ऊपर हमने देखा था उसको आप याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यह दिमाग में रखना है कि 400 आर्टिकल के आसपास हैं, हमें 100 आर्टिकल हमेशा याद रखने हैं, ताकि जब आंसर राइटिंग करें, जब मेंस का आंसर राइटिंग करें, ठीक, तो वहाँ इन सब आर्टिकलों को जो मेंशन कीजिएगा तो आपको जो है आंसर की जो है क्या होते हैं, इन्हांसमेंट हो जाएगा, एक अच्छा आपको नंबर मिलने की संभावना बन जाती है। जब खासकर पॉलिटी का क्वेश्चन जब आप लिखें तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, आपको थोड़ा सा रटने वाली है, लेकिन आपको हार्डली देखा जाए तो 100 से 120 आर्टिकल आपको रटने हैं, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 7। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने लगभग 237 आर्टिकल, और नेक्स्ट 1-2 चैप्टर और 1-2 और वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरे आर्टिकल को समाप्त करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन आर्टिकल से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इस आर्टिकल से, ठीक है ना। संविधान के भाग से संविधान के आर्टिकल कैसे पूछा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे, जो आने वाले 2-3 वीडियो के बाद जब उसको देखिए, पहले ही कवर करते हैं 400 के आसपास जो आर्टिकल है कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।